जी हाँ, नीतीश का राज्याभिषेक ये तय हो गया है। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बिहार में आज फिर से नीतीश की सरकार वापसी कर रही है, लेकिन इस बार नीतीश मजबूत नहीं बल्कि मजबूर नजर आ रहे हैं। खुद नीतीश ने कहा भी है कि वो तो सीएम बनना भी नहीं चाहते थे। बीजेपी ने नीतीश को सीएम की कुर्सी तो सौंपी, अब ये लगभग तय है कि साथ में दो डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे और ये डिप्टी सीएम नीतीश की पसंद से चुने गए नहीं बताए जाते हैं। माना जा रहा है कि इनके जरिए सरकार पर बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत रखेगी। इस बीच आरजेडी चुनाव हार कर भी पहले से मजबूत है। तेजस्वी ने खुद को भविष्य का नेता साबित किया है, लेकिन सबसे गंभीर हालात कांग्रेस के हैं। सवाल सीधे राहुल गांधी पर है, नेतृत्व पर है, और यह सवाल कोई और नहीं कपिल सिब्बल भी उठा रहे हैं। आरजेडी ने भी सवाल खड़े किए थे। इन्हीं राजनीतिक स्थितियों और परिस्थितियों के बीच पटना में आज नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण, और शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। 7वीं बार बिहार की कमान संभालने जा रहे हैं नीतीश कुमार। शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ। यूपी के तर्ज पर बिहार में हो सकते हैं दो डिप्टी सीएम, यह लगभग तय माना जा रहा है। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को मिल सकती है डिप्टी सीएम की कुर्सी। तो नीतीश का राज्याभिषेक होने जा रहा है, लेकिन इस बार चुनौतियां खास तौर पर नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी हैं। तो शाम 4:30 बजे नीतीश लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ। दो डिप्टी सीएम बीजेपी से उनके साथ हो सकते हैं। आज नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कई सवालों में घिरे नीतीश का रोल इस बार थोड़ा अलग दिख रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी इस बार पहले के मुकाबले काफी कमजोर है। छोटे भाई की भूमिका में आ गई है जेडीयू, बड़े भाई की भूमिका में है बीजेपी। गौर करते हैं नीतीश की 7वीं शपथ से पहले इन 7 सवालों पर। जी हां, 7वीं शपथ, 7 सवाल। कौन कौन से हैं वो सवाल आपके सामने। पहला सवाल, क्या बिहार में 2 डिप्टी की तैयारी नीतीश पर कड़ी चौकसी के लिए? बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। सुशील मोदी जो कि उनके विश्वास पात्र थे वो नहीं रहेंगे। नीतीश 7वीं बार सीएम तो बन रहे हैं, लेकिन क्या इस बार पावर बहुत कम होगा? पावर कम है, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश भी इस बात को बखूबी जानते हैं। नीतीश की 7वीं शपथ क्या जेडीयू के लिए अग्निपथ की तरह है? क्या यह कांटों भरा ताज है? यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। वहीं सरकार तो नीतीश कुमार की रहेगी, लेकिन क्या अब बहार बीजेपी की रहनी है? क्योंकि बीजेपी का पलड़ा भारी है। और क्या नीतीश से यारी सुशील मोदी पर भारी पड़ गई और वो कुर्सी गंवा बैठे? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा 19 लाख रोजगार समेत बाकी बड़े बड़े वादे कैसे पूरे करेंगे नीतीश कुमार? क्योंकि आपको याद होगा जब 10 लाख रोजगार का वादा तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया तो यह कहा गया बीजेपी की तरफ से जवाब में कि हम 19 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। मामूली बहुमत के साथ बन रही नीतीश सरकार को आने वाले समय में छोटे दल परेशान करेंगे क्या? यह भी है एक अहम सवाल। और इन सवालों के साथ साथ एक बड़ी खबर आपको दे दें, तारकिशोर प्रसाद ने कयासों को खत्म कर दिया है। डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात उन्होंने कबूल कर ली है। आज नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होना है 4:30 बजे, और रेणु देवी के भी डिप्टी सीएम बनने की खबर है। लेकिन तार प्रसाद ने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद ने तमाम जो कयास हैं उन पर विराम लगा दिया है। डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात उन्होंने कबूल कर ली है। अब तक वो ये कह रहे थे कि जो भी जिम्मेदारी हमें पार्टी देगी हम वो निभाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है कि वो बिहार के डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। और देखिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। रामकृपाल सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिहार के पूरे चुनावों के दौरान आप दोनों से बातचीत
होती रही और आज राज्याभिषेक का दिन है। प्रेम शुक्ला साहब देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अनवर हुसैन जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और रूपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त पटना से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, ये बताइए तारकिशोर प्रसाद के बारे में जो खबर आ रही है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, क्या सारे कयास खत्म, अब ये तय हो गया है कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बनने जा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो दूसरा डिप्टी सीएम बनेगा या नहीं बनेगा, क्लियर करें। देखिए धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। रात में जब हमने बात की थी तारकिशोर प्रसाद से तो उन्होंने कहा पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे वो बखूबी निभाएंगे, लेकिन अभी वो पत्ता अपना नहीं खोलेंगे। लेकिन अब उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है कि पार्टी ने उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। आज वो यहाँ मंत्री पद की शपथ लेंगे और उनका दर्जा होगा उप मुख्यमंत्री का, यानी कि तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कल से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये चर्चा है कि दो इस बार डिप्टी सीएम होगा, जिसमें एक रेणु देवी। और ये खुद तारकिशोर प्रसाद ने ही कहा कि कि पार्टी को ये लगता है कि महिलाओं ने उनका अच्छा साथ दिया है और जिस साइलेंट वोटर्स की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो महिलाएं ही वो साइलेंट वोटर्स हैं, लिहाजा पार्टी किसी महिला को भी आगे बढ़ाना चाहती है। लिहाजा अगर इस बात का अगर अर्थ लगाएं तो एक महिला जो कि रेणु देवी हो सकती हैं, रेणु देवी भी डिप्टी सीएम होंगी। लेकिन मामला अभी जो फंसा हुआ है वो स्पीकर के पद को लेकर फंसा हुआ है। नीतीश कुमार, कई बार ऐसी स्थितियां बनी हैं जब उनकी नैया सरकार स्पीकर की वजह से ही बची है, जब विजय चौधरी उनके विश्वस्त हैं वो उस कुर्सी पर बने रहे हैं। और जितना बहुमत का आंकड़ा है, छोटे दलों का जितना प्रेशर होगा, जिस तरीके से पिछली सरकार में आरजेडी के साथ गठबंधन टूटा, बीजेपी के साथ बना, सरकारें गिरी, सरकारें बनी, ऐसी स्थिति में स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जेडीयू का कहना है कि अगर दो स्पीकर अगर बीजेपी के होंगे तो दो डिप्टी सीएम अगर बीजेपी के होंगे तो स्पीकर मेरा ही होगा। लेकिन बीजेपी चाहती है कि स्पीकर उनका अपना हो, क्योंकि सबको पता है कि जब बहुमत के आप दरवाजे पे खड़े हों, ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका और उससे भी बड़ी भूमिका स्पीकर की होती है। लिहाजा अब जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो ये कि आखिर स्पीकर किसका होगा। ठीक है, बिल्कुल रूपेश, बने रहे आप हमारे साथ। प्रेम शुक्ला साहब देखिए हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला साहब, घुमा फिरा कर नहीं, सीधी सीधी अगर बात की जाए तो क्या ये बात कही जा सकती है कि बिहार में नीतीश कुमार के दबदबे को कम करके बीजेपी के दबदबे को बढ़ाना था, इसलिए नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो गया था? देखिए, पत्रकारिता में कयास लगाने की, विश्लेषण करने की अपार संभावनाएं होती हैं। मैं उन संभावनाओं का जो है को प्रणाम करता हूं जी। लेकिन कहीं से भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जब होंगे तो मुख्यमंत्री के सारे संवैधानिक जो अधिकार है, सारी जो सत्ता है वो उनके पास ही होगी। वो कमजोर हो जाएंगे, नहीं कमजोर होंगे, इन सब चीजों का कयास लगाने का आपका अधिकार है। हाँ। लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं इस तरह के कयास में लेकिन बिल्कुल नहीं करूंगा। ये कयास क्यों ना लगाया जाए भाई? 21 सीटें बढ़वाकर बीजेपी को 74 सीटों तक पहुंचा दिया। बिहार में तो सुशील मोदी ही आपका चेहरा थे ना, उसके बावजूद भी वो डिप्टी सीएम नहीं बन रहे। तो मैंने कहा ना, आपके कयास लगाने के अधिकारों का मैं सम्मान करता हूँ। नहीं तो मेरे कयासों का जवाब तो दे दीजिए ना प्रेम शुक्ला जी। नहीं, कुछ प्रश्नों के उत्तर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नहीं देने चाहिए। अच्छा ठीक है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नहीं देने चाहिए। अनवर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर हुसैन साहब देखिए, अब आरजेडी के तरफ से आधिकारिक तौर पर भी बयान दिए जा रहे हैं और कुल मिलाकर जताने की कोशिश ये की जा रही है कि देखिए तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बनना उनका तय था, जीत तय थी महागठबंधन की, लेकिन कांग्रेस की वजह से बेड़ा गर्क हो गया। ये अब आधिकारिक बयान है आप लोगों का ना, तमाम आत्मचिंतन आत्ममंथन के बाद। पार्टी के सेटल लीडर्स बोल रहे हैं, जब तक ये बात हमारे लालू जी न कह दें, तेजस्वी यादव न कह दें, या पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह न कह दें, तब तक इसको पार्टी का आइडिया नहीं माना जाएगा। अश्विनी तिवारी हमारे सीनियर लीडर हैं, सीनियर प्रवक्ता भी रहे हैं, वो पार्टी के हैं, तो उनकी बात वजन रखती है। अब पार्टी की मुख्तलिफ गोशों से आवाजें उठ रही हैं, उसमें एक आवाज वो भी है, लेकिन पार्टी ने अभी तक कोई इस पे कॉन्क्रीट राय नहीं दी है कि साहब हमारी हार जो है वो कांग्रेस की तरफ से हुई है। बेसिकली हमारी हार तो हुई नहीं है, हमें हराया गया है और ये राजतंत्र का सहारा लेकर हराया गया है। हाँ, इस हारने में थोड़ा कांग्रेस का भी कसूर है कि वो उतने चौकस नहीं रहे हैं अपनी सीटों पर जितना उनको होना चाहिए था।
और उनकी नेशनल लीडरशिप जिनको यहाँ चुनाव नहीं, आप ये तो मानते हैं ना कि भाई 70 सीटें ज्यादा दे दी गई। 70, शिवानंद तिवारी ने यही तो कहा कि 70 सीटें दे दी गई, 70 रैलियां तक नहीं की। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आते हैं, प्रियंका गांधी आती नहीं है। नहीं, उनकी शिकायतें सही हैं हमारे शिवानंद तिवारी जी की। हाँ। तो उनको 70 सीटें दी गई और 70 सीटों के लिहाज से जिस तरह इलेक्शन कांग्रेस को लड़ना चाहिए था, कांग्रेस उस तरह से इलेक्शन लड़ती हुई नजर नहीं आई। उनके टॉप राहुल गांधी के अलावा उनकी दूसरी लीडरशिप नहीं आई। ऐसे चेहरे जो ठीक है, अनवर हुसैन साहब ठीक है। और ये सिर्फ देखिए आरजेडी नहीं कर रही, कांग्रेस के अंदर खाने भी आवाज उठ रही है। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में एक तरह से बड़ी बगावत देखी जा रही। कपिल सिब्बल ने खोला है कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा। पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी हुई। वो ये कह रहे हैं कांग्रेस नेतृत्व को लगता है कि ये एक व्यापार है। मैं कांग्रेसी हूं और सदा कांग्रेसी रहूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बात नहीं सुनी जा रही है और मुझे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ये बातें कहनी पड़ रही हैं। ये कहा है कपिल सिब्बल ने, यानी सीधे सीधे वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि नेतृत्व आत्मनिरीक्षण के लिए तैयार ही नहीं है, जिसकी वजह से ये स्थितियां पैदा हुई हैं। और चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर कपिल सिब्बल का निश्चित तौर पर यह बड़ा बयान है। कांग्रेस ने बिहार में खराब प्रदर्शन किया, कांग्रेस को अब भी विकल्प नहीं मानते हैं लोग, ये कह रहे हैं कपिल सिब्बल। बिहार में एनडीए का विकल्प आरजेडी ही था, हमें आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, यह कहना है कपिल सिब्बल का। प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर प्रेम शुक्ला साहब, मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपसे जरूर चाहूंगा, क्योंकि कपिल सिब्बल ने ये जो इंटरव्यू दिया है इसमें वो ये भी कह रहे हैं कि आत्मनिरीक्षण करने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस का नेतृत्व। और जिस तरह की स्थितियां इस वक्त कांग्रेस पार्टी में है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की ही मदद कर रही है। मानते हैं आप? नहीं, कपिल सिब्बल की अपनी खींच है और खींच के प्राकट्य में कई बार आदमी जो है तथ्यपरक बातें भी करता है और कई बार तथ्यहीन बातें भी करता है। तो भी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, ये तथ्यहीन है। लेकिन कांग्रेस जो है आत्मनिरीक्षण करने को तैयार नहीं है, तथ्यपरक बात है। और कपिल सिब्बल की जो खींच है, क्योंकि वो पूरे कांग्रेस की व्यवस्था में स्वयं को कहीं पा नहीं रहे हैं, ऐसे में उनकी खींच का प्रकट होना भी स्वाभाविक है। और कांग्रेस के बारे में जब आदमी जो है हाशिए पर होता है तो कई बार सत्य बोलने के लिए मजबूर होता है। और ये स्थितियां बीजेपी के लिए अच्छी हैं, बेहतर हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अंतरकला की बजाय भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर अधिक विश्वास करती है। ठीक है, ठीक है। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, बिहार में आप चुनाव कवर करने के लिए वहां पर मौजूद थे। अब ये जो बार बार बात आ रही है, देखिए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग भी मान रहे हैं, आरजेडी तो अब खुलकर कह रही है कि भाई 70 सीटें देने का जो फैसला कांग्रेस पार्टी को था उसने दरअसल डुबो दिया, वरना तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे थे। देखिए, एक बात बहुत ही क्लियर है कि कांग्रेस ने वहां पर, और ये बात कांग्रेस ही करे कि बाहर का नहीं करे, हमने ये शुरुआत की थी वहां पर विक्रम सीट से जीते थे सिद्धार्थ सौरभ, वो जीत करके आए और जीत के आने के बाद उन्होंने पहला इंटरव्यू हमको दिया। हाँ। और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया है, कांग्रेस ने जमीन पर चुनाव नहीं लड़ा है। तो ये तो शुरुआत हो गई थी कांग्रेस के उन विधायकों से जो चुन के आए थे, जो 19 चुन करके आए थे, उनके भीतर से विद्रोह के स्वर सुनाई दिए। फिर उनमें हाथापाई हो गई कि कौन बनेगा कांग्रेस विधायक दल का नेता। तो कहीं से भी कांग्रेस के भीतर सबसे दिक्कत ये रही कि कहीं से भी ना जमीनी स्तर पर वो एकजुट रहे, ना उनको केंद्रीय नेतृत्व का सहारा मिला, ना उन्होंने सारी उपलब्धि ये मान ली कि 70 सीटें उन्होंने हासिल कर ली। उन्होंने मान लिया यही हमारी उपलब्धि है। 70 सीटें जीतना उनका टारगेट नहीं था, 70 सीटें आरजेडी से बार्गेन करके हासिल कर लेना, यही उन्होंने अपनी उपलब्धि मान ली और इसी उपलब्धि में वो संतुष्ट हो गए और उसी का नतीजा सामने दिख रहा है। और ये कपिल सिब्बल ने जो बोला, आपको मैं दावे से कह रहा हूं, कपिल सिब्बल तो एक शुरुआत है। अभी आप अगले 24 घंटे में और भी कई बड़े नाम देखेंगे जो इस कड़ी में है, जो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों आला कमान चुपचाप बैठा हुआ है और क्यों कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। बड़ा सवाल है रामकृपाल सिंह साहब, इस सवाल का क्या जवाब है? क्योंकि ये कोई नई बात थोड़ी कह रहे हैं कपिल सिब्बल और उनके साथ साथ 22 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और ये सारी बातें चिट्ठी में लिख चुके हैं आला नेतृत्व को। उसके बावजूद भी उन्हें उनकी सुनवाई तक नहीं होती है, उनको बात करने के लिए बुलाया तक नहीं जाता है और वो परेशान होकर इस इंटरव्यू में कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए मजबूरी में मुझे पब्लिकली ये सारी बातें बोलनी पड़ रही हैं। ये क्या हो रहा है? समीर जी, आपसे अगर मैं एक सवाल करूं कि इस देश में कांग्रेस किस वोटर को, किस पार्टी को कांग्रेस में बड़ी एनर्जी दिखाई देती है?
2017 में उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लेकर के जो 7 सीटें जो पार्टी जीतती है, उस पार्टी में जिस पार्टी को ऊर्जा दिखाई पड़ती है, गलती उस पार्टी की है, गलती आरजेडी की है। मैं सवाल पूछता हूं कि इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक किसी वोटर को कांग्रेस में ऊर्जा नहीं दिखाई पड़ती। मैंने 2013 में भी कहा था, 14 में भी कहा था कि कांग्रेस कभी विशेष थी, शेष हो गई, अब अवशेष है। उसके बावजूद अगर बार बार ऊर्जा दिखाई पड़ती है लोगों को, अखिलेश को दिखाई पड़ी, इनको दिखाई पड़ी, तो इसमें कांग्रेस की कोई गलती नहीं है। गलती उस आरजेडी की है जो अनावश्यक रूप से पता नहीं कैसे खुशफहमी में जीती है। ये क्षेत्रीय पार्टियां जो खुशफहमी में जीती हैं वो हमेशा धोखा खाती हैं। ये उनका अपना कयास है। मैं कांग्रेस को कोई गलती नहीं है। जो कपिल सिब्बल जी का जो आज विलाप है, इनसे पूछता हूं कि कपिल सिब्बल जी आप तब कहां थे? 2019 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस पार्टी, एवो ह्यूम ने इस पार्टी को बनाया था, तब से लेकर के 2019 पहली बार है जब कांग्रेस ने कहा कि हम केंद्रीय सत्ता के दावेदार नहीं है। तो आप क्या हैं? आप बैसाखी हैं? आप किसी पार्टी के लिए पहुंचेंगे कि हम आपका पैर दबाने को तैयार हैं? तो कांग्रेस तो खुलेआम ये संदेश दे रही है कि हमारे भरोसे मत रहिए। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े मौजूद सवाल उठा रहे हैं कपिल सिब्बल। अब उनकी सुनवाई अब भी होगी या नहीं होगी, ये अभी भी एक सवाल है। और बिहार हारने के बाद कांग्रेस पर कैसे बरसे हैं शिवानंद तिवारी, ये भी तो जरा देख लीजिए। बिहार में चुनाव था, शिमला में राहुल गांधी पिकनिक कर रहे थे। ऐसी राजनीति से नहीं चल सकती कांग्रेस, ये शिवानंद तिवारी कह रहे हैं। बिहार में 70 सीटें ली, लेकिन 70 सभाएं तक नहीं की कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस महागठबंधन के पांव की जंजीर बन चुकी है, बाधा बन चुकी है, ये कहा है शिवानंद तिवारी ने। सुनिए। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। अब इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं भाई। इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। क्या राहुल गांधी यानी आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? चलिए, तो ये शिवानंद तिवारी को आपने सुना कि राहुल गांधी जब बिहार में चुनाव चल रहा था तो पिकनिक मना रहे थे। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, ये कपिल सिब्बल जिस बात का जिक्र कर रहे हैं और जो उन्होंने कहा कि ऐसे तो भाई बीजेपी की मदद ही कर रही है कांग्रेस, तो आपको लगता है ये जो मदद है ये अगर बिहार में नहीं हुई होती तो आज नतीजे कुछ और होते? तेजस्वी यादव क्या वाकई मुख्यमंत्री बन सकते थे क्या, अगर कांग्रेस ने सीरियसली लिया होता तो? समीर, मुझे लग रहा है कि कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं, पहली बात तो ये कि इन सभी कांग्रेसी नेताओं को 23 लोगों ने चिट्ठी लिख दी थी, लेकिन कोई भी कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन के लिए, क्योंकि ये जो नेता है, एक बात समझिए, ये बड़े नेता हैं लेकिन बहुत बड़े वकील होंगे, इनमें से कोई संगठन नहीं खड़ा कर सकता, इसमें से कोई पार्टी नहीं बढ़ा सकता। पार्टी बढ़ी हुई होगी तो ये मैनेजर हो सकते हैं, ये केस 2-4 लड़ सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। कोई एक ऐसा नेता है क्या जनाधार वाला जो कांग्रेस पार्टी में कह रहा हो कि नहीं? और हर्षवर्धन जी, केसेस का आपने जिक्र किया, पार्टी के अंदर खाने ये भी चर्चा है, केसेस भी ये लोग वही लड़ते हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा देते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ये केस कौन सा लड़ेंगे क्या, वो तो छोड़ दीजिए। हाँ। मूल बात समझिए, अगर शिवानंद तिवारी जी और कपिल सिब्बल जी की बात को राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी गंभीरता से ले लेती तो तेजस्वी यादव अभी जितनी सीट पाए हैं उससे भी बहुत पीछे चले जाते। और जब तेजस्वी यादव ने कैंपेन शुरू की थी, 10 लाख नौकरियों का मुद्दा उठाया था, और तब मैंने TV9 पर भी कहा था और लगातार मैं कह रहा हूं कि ये जो तेजस्वी ने कैंपेन बिल्टअप की थी उसको पूरी तरह से राहुल गांधी ने धो दिया। जितने भाषण उनके हैं, वो वहां चीन की बात करते हैं, वो वहां प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हैं। और अच्छा हुआ, भला हुआ कि राहुल गांधी को 3 दिन में रोक दिया, वरना अगर ये लोग ज्यादा दिन कैंपेन करते और 70 सीटों के लिहाज से ज्यादा गंभीरता से करते तो मुझे लगता है कि जो सीटें मिली हुई है वो भी नहीं मिलती। ठीक है, तब भारतीय जनता पार्टी की और ज्यादा सही मायने में मदद हो जाती। ये इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप, ये इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। अनवर हुसैन साहब, मानते हैं आप लोग कह रहे हैं कि जी देखिए राहुल गांधी कम दिन के लिए आए, उन्होंने कम सभाएं की। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे हैं अगर वो ज्यादा करते तो और बुरा हाल होता। ये उनकी अपनी सोच है, मैं इस पर क्या कह सकता हूं।
लेकिन बहरहाल ये तय है कि अगर हमारे पास ये सीटें 70 के बजाय 20 सीटें उधर से कांग्रेस के बजाय हमारे पास होती तो आज हम कंफर्टेबल पोजीशन में होते गवर्नमेंट बनाने की। जहां तक कपिल सिब्बल साहब का ताल्लुक है तो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं और कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, हम उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है, एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर मैं कह सकता हूं कि इस वक्त बिहार में कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको मास बेस्ड चेहरा बताया जा सके, जिसकी किसी एरिया में भी मजबूत फॉलोइंग बताया जा सके। कांग्रेस की बहुत बड़ी कमी है और इस कमी को कांग्रेस अपनी सेंट्रल लीडरशिप से भी नहीं पूर्ण कर पाई। इनके राहुल गांधी के अलावा इनका कोई बड़ा अट्रैक्टिव चेहरा यहाँ पहुंचा ही नहीं। जिन लोगों इन्होंने संगठनों का इंचार्ज बना रखा है उनका बिहार के सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं है, बिहार को वो जानते नहीं है। और जो मेरी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशंस है जिसका कोई ताल्लुक एज आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं है, मैं ऐसे मनवर हुसैन के तौर पे बोल रहा हूँ एज एन इंडिविजुअल, ठीक है कि उस टिकट की अरे अब इतना भी क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत थोड़ी है। अब आपके नेता खुलकर बोल रहे हैं, बोल सकते हैं आप अब कि ये आरजेडी की तरफ से भी मैं ये कह रहा हूँ। ऐसा थोड़ी बार बार आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आरजेडी की तर्जुमानी उस वक्त मानी जाए पूरी, वो जब ये बात हमारे तेजस्वी यादव जी बोलेंगे, लालू यादव जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। शपथ समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे। तो अमित शाह तबियत खराबी की वजह से बिहार चुनाव से दूर रहे थे और अब शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री शिरकत करेंगे, ये कंफर्म हो चुका है। और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तो मंच पर होंगे ही। तो शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार लेंगे सीएम की शपथ। नीतीश के साथ 13 मंत्री और शपथ ले सकते हैं। हम और वीआईपी से एक एक मंत्री को जगह दी जा रही है। जीतन राम मांझी के बेटे और वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। हालांकि मुकेश सहनी भी अपनी सीट हार गए थे, लेकिन विधान परिषद के जरिए उन्हें मंत्रिमंडल में भेजा जाएगा। और आज भाई दूज है और आज नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह भी। इस मौके पर उनकी बड़ी बहन उषा देवी के लिए दोहरी खुशी है कि इस शुभ अवसर पर उनके भाई नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बहन के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि आज भाई दूज के दिन भाई मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। हम उस आंगन में मौजूद हैं जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री और फिर 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नीतीश कुमार की पढ़ाई लिखाई हुई है। और ये आंगन है उनकी बड़ी बहन उषा देवी, जो सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। और आज भाई दूज है। आज कितनी खुशी है, आज भाई दूज के दिन भाई मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत खुशी है। तो मैंने आज भाई दूज ही है। भाई दूज ठीक है। मैंने ये विशेष है ना कि भाई दूज आप पूजा की तैयारी कर रही हैं, बजरी खिलाकर वज्र बना रही हैं अपने भाई को। बजरी खिला करके हम उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारे भाई बढ़िया से अथी करें। क्या गाना होता है, बजरी खइहा भैया बजर होई है? तो गाना होता है ना, बजरी खइहा भैया बजर होई है। गा दो। तो जाएंगी भी, मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगी? हाँ जाएंगे, खिलाने के लिए। हाँ बजरी खिलाने के लिए। आज बोलेंगे कि देखो आज भाई दूज, मेरा आशीर्वाद है कि तुम 7वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हो। देंगे। देंगे। अभी पिछली बार गई थी जिस दिन वो जीते थे, तो क्या बात हुई भैया से? सब समाचार पूछे और बातचीत हुई। इसी आंगन में, बगल में जो घर है उसी आंगन में पढ़ाई लिखाई हुई है नीतीश जी की। कोई बचपन की बात बताइए। क्या बता, नीतीश जी बचपन में कैसे थे? अच्छा थे, सीधा थे, नहीं थे। क्या उनको आप आज सलाह क्या देंगी? इतने साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद इस बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो दीदी उनको क्या सलाह देंगी? क्या और बिहार में क्या करना चाहिए उनको? अच्छा करेंगे बिहार में, जैसे कोई काम जो करें अच्छा करेंगे। तो अभी समय नहीं मिला है, कितने बजे जाएंगी आज आप? अब वहाँ से टाइम मिल तो सब शपथ जहाँ लेंगे वहाँ भी जाएंगे शपथ लेने में? अब वो तो नहीं कह सकते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी जब पढ़ते थे आपके पास रह के, उस समय की कोई बात याद है? उस समय रहते थे अच्छा से, सब लोग बातचीत अपना। उनका 2 ठो रूम दिए हुए हैं, उसमें अभी भी सामान है सब। उनका सामान अभी भी उसमें सुरक्षित है सब।
तो कभी कभी आते हैं यहाँ 1-2 दफे? अब नहीं आते हैं, यहाँ गली है ना। हाँ, गली में आना। भेंट करना रहता है तो वहाँ आते हैं बड़ा बेटा के। जब पूजा चल रही है और आज नीतीश कुमार जी भाई दूज के दिन 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहन का आशीर्वाद है और बहन आज के दिन भाई दूज के दिन कह रही हैं कि बजरी खई है भैया, बज्जर हुई है। नीतीश कुमार के यहाँ कुछ देर बाद जाएंगी, जो प्रसाद होता है बजरी, वो बजरी लेकर के वहाँ जाएंगी और आशीर्वाद देंगी कि इस बार मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में अच्छा काम करें। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। और हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला साहब, बात सुशील मोदी की हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि भाई सुशील मोदी को इस बार डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया जा रहा। वो चेहरा जिसके रहते आप लोग बड़े भाई की भूमिका में आए, उसकी भूमिका को छोटा क्यों कर दिया गया? देखिए, शीर्ष नेतृत्व तो हर किसी के उनके सदुपयोग के संदर्भ में फैसले लेती है। किसी को छोटा और बड़ा नहीं किया जाता है, हर किसी को यथोचित दायित्व दिया जाता है। इसलिए इसको छोटा बड़ा करके देखने आंकने की नहीं, उनको ट्वीट करना पड़ा ना। नहीं प्रेम शुक्ला साहब, मेरा नजरिया नहीं, ये सुशील मोदी को ट्वीट करना पड़ा ना कि भाई कार्यकर्ता का पद कोई छीन नहीं सकता मुझसे। तो ये जब वो कह रहे हैं, इसका मतलब बहुत कुछ जो है, बहुत कुछ है जो कि छीन लिया गया। देखिए, सबसे प्रमुख और शाश्वत पद कार्यकर्ता का पद है। शेष तो दायित्व जो है संगठन तय करता है किसको किस दायित्व में रहना है। तो कार्यकर्ता का पद सबसे स्थायी और शाश्वत है, यही उन्होंने कहा। मतलब आप लोग ये नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार इस बार कंफर्टेबल पोजीशन में रहें? अगर नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी होती तो ज्यादा कंफर्ट फील करते फिर नीतीश कुमार, इसलिए उसको तोड़ दिया। नीतीश कुमार जो है, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं के साथ कंफर्टेबल रहेंगे। अच्छा, दो के साथ भी? देखिए, सबके साथ में तो संख्या की कोई बात ही नहीं है। सबके साथ जब वो कंफर्टेबल रहेंगे, वो पार्टी के साथ उनका अलायंस है, उनका व्यक्ति के साथ अलायंस नहीं है। ऐसे में कितनी संख्या से कंफर्टेबल रहेंगे, ये अनुमान लगाने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, चलिए, आप अनुमान नहीं लगाइए, आप भले हमें ना बताइए। अभिषेक उपाध्याय, आप बता सकते हैं ये दो डिप्टी सीएम, ये इसकी क्या खास वजह है इस बार बीजेपी के कोटे से? देखिए, इसकी सीधी सी वजह यह है कि बीजेपी वहां के जो जातीय समीकरण हैं उनको साधने की तैयारी में है, और ये बहुत ही बड़ी दूरदर्शी उसकी आगे की सोच है। खासतौर पर जो वैश्य 8 से 9% की उनका वोट बैंक है, उसको एक मैसेज है। दूसरा ये मैसेज है कि जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना है, जिनको कटिहार और बेतिया से जिन 2 मुख्यमंत्रियों को बनाया जा रहा है, उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कई बार जीते हैं, वो उस लहर में भी जीते हैं जब जेडीयू आरजेडी एक साथ थे, उस लहर में भी जीते हैं। तो एक बड़ा संदेश है, और ये भविष्य के समीकरणों को मजबूत करना है, और इस मिथक को तोड़ना है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों कदम से कदम मिला के चलते हैं, इनकी राय हर मामले में इसके लिए हम सब अपने नेतृत्व के साथ काम करें। चलिए, तारकिशोर प्रसाद की बातचीत हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम उस पर गए बातचीत खत्म हो गई। दोबारा हम आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तारकिशोर प्रसाद का डिप्टी सीएम बनना तय माना जा रहा है। पहले तो वो संकेतों में इस बात को मान रहे थे, इशारा कर रहे थे, लेकिन अब ये देखिए उनके समर्थक कैसे लड्डू खिलाते हुए उनको नजर आ रहे हैं। और थोड़ी देर पहले तारकिशोर प्रसाद की तरफ से ये मान लिया गया है कि वो डिप्टी सीएम की भूमिका निभाने जा रहे हैं। नई सरकार में डिप्टी सीएम वो होंगे, ये क्लियर किया गया है। हालांकि रेणु देवी, जिन्हें उपनेता बनाया गया है, उनके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आसार बिल्कुल ये तय माने जा रहे हैं कि रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद दोनों डिप्टी सीएम होंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, इसके पीछे वजह यह भी है क्या कि नीतीश कुमार पर इस बार बीजेपी की कड़ी चौकसी रहेगी? कि इस तरह से इस घटनाक्रम को नहीं देखना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी जो कहें कि बहुत संकट जिन राज्यों में उसके साथ था, उसमें से एक बिहार है। और ये इसके बावजूद है कि पिछले करीब 1.5 दशक से, यानी नवंबर 2015 से जुलाई 2017 छोड़ दें तो 1.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में है। लेकिन सत्ता में होने के बावजूद उसका नेता कोई नहीं था। सुशील कुमार मोदी की हैसियत वो नीतीश कुमार के सहायक के तौर की थी,
ठीक है, ये सुनने में बड़ा क्रूड लग रहा होगा कि मैं कैसे ये बोल रहा हूं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में बीजेपी से ज्यादा क्या वो नीतीश कुमार के करीब थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो नीतीश कुमार के सहायक हैं, करीब नहीं। मुझे अच्छा। कोई ये राजनीतिक प्रवक्ताओं को, राजनीतिक दल के लोगों को मुश्किल हो सकती है। हाँ। मुझे जो बहुत स्पष्ट तौर पर भाजपा कार्यकर्ता उनको नेता के तौर पर नहीं देखते, नीतीश जी के सहायक के तौर पर देखते हैं। अच्छा। और उन नीतीश जी के सहायक के तौर पर वो इतना ज्यादा थे कि जब 2015 में भारतीय जनता पार्टी विरोध में लड़ रही थी, तब भी वो कैसे नीतीश जी के साथ फिर से सरकार भाजपा बनाए, इसकी बुनियाद रखने की, मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। 2012 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक कोशिश शुरू की कि सुशील मोदी को भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरह से कहें कि कॉकस उन्होंने क्रिएट किया था, उसको तोड़ना है, जिसकी कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। अभी जो बदलाव हुए संगठन में वहां, उसने सुशील मोदी के लिए थोड़ा सा कहें कि उनकी जो पकड़ थी वो ढीली की, और अब ये तय है। और मैं एक बात कहूं कि सुशील मोदी ने जो लिखा कि कार्यकर्ता का पद कोई मुझसे छीन नहीं सकता, हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। सुशील मोदी जिस पार्टी में 40 वर्षों की वो बात कर रहे हैं, जिस पार्टी ने उन्हें इतना कुछ दिया, छीन शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। और भारतीय जनता पार्टी और संघ में कोई पद होता ही नहीं, दायित्व होता है। तो उनको दायित्व बोध नहीं है, पद की प्रतिष्ठा, पद की लालसा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संकट था। जो ये पूरी रणनीति है, जो पूरी भाजपा की राजनीति है, ये बड़ा बदलाव है, बड़ा संकेत है। रामकृपाल जी, क्या ये भविष्य के संकेत देती हुई बीजेपी नजर आ रही है? सुशील मोदी का जाना, 2 डिप्टी सीएम होना, नए चेहरों का आना उनकी जगह, क्या ये भविष्य की राजनीति के संकेत हैं बिहार में बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल। देखिए, 10 तारीख को मैंने आपके चैनल पर यह कहा था कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जिसको एक तरह से उत्तर भारत की पार्टी मतलब उसको माना जाता है, वो पार्टी, क्या बात है कि बिहार, बंगाल और पंजाब यहां से क्यों सत्ता से दूर है। तो मैंने देखिए कहा था, मैं हमेशा एक बात को मानता हूं, राजनीति में आप संभावनाओं के सहारे विश्लेषण कीजिए, आशंकाओं के सहारे नहीं। तो हमें जब बीजेपी बड़ा भाई हो गई तो ऑब्वियस है कि अब वो बड़े भाई के रोल में कैसे आगे बढ़ेगी, ये सोचने जा रही है। उसके लिए कोई व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि सुशील मोदी जी इतने साल तक रहे, उनको अफसोस भी नहीं करना चाहिए। अब बीजेपी, देखिए, नीतीश कुमार जी एक कोच की भूमिका में रहेंगे, हालांकि वो कैप्टन की शपथ लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात। 2050 के लिए एक चेहरे क्या, ये संदेश। रुपेश, जल्दी से 10 सेकंड में अगर आप जवाब दे पाए, मुझे वाइंड अप करना है। 71 से घटकर 43 सीटें रहने के बावजूद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार, क्या कांटों भरा ताज होगा क्या इस बार? जहाँ बिल्कुल कांटों भरा ताज होगा, और सिर्फ 43 सीटें ही नहीं बल्कि जितने का बहुमत है, 125 से 126 का बहुमत का आंकड़ा है। सैनिक अभी कुछ कहेंगे, जीतन राम मांझी की अपनी छवि है, नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, फिर जब कहा कि उतर जाइए तब वो नहीं उतरे, फिर एनडीए में चले गए, फिर वापस यहाँ चले आए, महागठबंधन के साथ रहे। तो तमाम तरह की उनकी अपनी छवि रही है। मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सही बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और अभी बहुत बातें हो सकती थी, लेकिन माफ कीजिएगा, मुझे यहीं पर इस चर्चा को खत्म करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।